हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस श्रृंखला में हम कपास की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया थी उसको हमने डिस्कस कर लिया था। हमने देखा था कि कैसे कैसे हमको एकत्र कर रहे थे, बिनौले निकाल रहे थे, फिर हम क्या कर रहे थे, छटाई कर रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया, गांठें बनाई, गांठें बना करके मिलों में भेज दिया। वहाँ पर गांठें खोली गई, उनको आपस में मिलाया गया, फिर उनकी धुनाई की गई, उसके बाद उनकी कंघी की गई, फिर उसकी पोनी बना ली गई और हमें अब रेशा मिल जाता, उसकी कताई की गई तो हमें धागा मिल गया, बुनाई कर ली गई तो हमें कपड़ा मिल गया। कपड़े की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमने कुछ प्रक्रियाएं की, उनको हमने परिसज्जा का नाम दिया और फिर हमें पहनने योग्य कपड़ा मिल जाता है। आज की जो ये हमारी क्लास है ये कपास की विशेषताओं पर आधारित है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कपास की विशेषताओं को हम दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहली जो विशेषता होती है हमारी, एक को हम भौतिक विशेषताएं कहते हैं, भौतिक, तथा दूसरे को हम लोग कहते हैं रासायनिक। भौतिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो फिजिकल बोला जाता है, फिजिकल। और इधर क्या है, केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग अलग अलग देखेंगे। अगर हम भौतिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले आता है कि इसका जो संगठन है ये कैसा है। संगठन, तो इसका जो संगठन है ये संगठन, तो इसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिल करके कपास का निर्माण करते हैं। ये कार्बोक्सिल समूह में आता है। इसको लिख सकते हैं हम, कार्बोक्सिल समूह का ये रेशा है, कार्बोक्सिल समूह का रेशा है। इसमें जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज, ये लगभग 80% होता है, 80%। और गीली अवस्था में 97% हो जाता है। अब अगर हम इसकी रचना की बात करें, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो इसकी जो रचना है ये कैसी होती है। इसकी रचना में अगर हम देखें तो जो इसकी रचना होती है ये चपटी होती है, चपटी, घुमावदार और बल खाते फीते की जैसी, बल खाते फीते के समान होती है, फीते के समान होती है। अगर हम इसके रंग की बात करें कि इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो जो इसका रंग होता है वो सफ़ेद होता है, सफ़ेद, मटमैला सफ़ेद होता है, मटमैला सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। इसका रंग कैसा होता है, तो जो इसका रंग है मटमैला सफ़ेद होता है। अगर नाइट्रोजन उपलब्ध होगा तो इसका रंग जो होगा वो कैसा होगा, भूरा। और भूरा रंग होगा कैसा, जब नाइट्रोजन क्या होगा इसमें प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन की उपस्थिति होगी तो क्या होगा, रंग कपास का कैसा होगा, तो वो कपास का रंग हमको भूरा देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके रेशे की लंबाई की बात करें तो लंबाई जो इसकी होती है ये आधे इंच से 2.5 इंच तक की होती है। आधे इंच से कितनी होती है, तो 2.5 इंच तक की इसकी लंबाई होती है। और इसकी जो मजबूती होती है ये गीली अवस्था में, मजबूती जो होती है ये गीली अवस्था में, मजबूती की अगर हम बात करें तो ये जो मजबूती है ये गीली अवस्था में 30% और अधिक मजबूत हो जाता है। इसका हमने संगठन देख लिया, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का इसमें संगठन। ये कार्बोक्सिल समूह, सेल्यूलोज 80% होता है, गीली अवस्था में 97% है। रचना कैसी होती है, तो यह इसकी अणुविच्छिडीय संरचना कैसी होती है, संरचना लिख लो इसको, तो चपटी, घुमावदार तथा बल खाते हुए फीते के जैसी होती। रंग कैसा होता है, सफ़ेद, ये मटमैला सफ़ेद होता है। भूरा भी देखने को मिलता है। अगर उस कपास में नाइट्रोजन की उपलब्धता होगी तो कपास का रंग कैसा होगा, भूरा होगा। लंबाई कितनी होती है, तो आधे इंच से 2.5 इंच तक की होती। मजबूती जो होती है ये गीली अवस्था में 30% और अधिक बढ़ जाती है। जो इसकी अवशोषकता क्षमता होती है, अवशोषकता, तो जो इसकी अवशोषकता है ये 5 से 8 या 5 से 10% भी आपको देखने को मिल जाएगा, या इसकी पानी सोखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस पर पहले हम इसी के बारे में देख लेंगे, उसके बाद रासायनिक को हम बाद में पढ़ेंगे।
प्रकाश का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रकाश का प्रभाव कैसा पड़ता है, तो ये इस पे बुरा पड़ता है। हमें पता है अगर हम सूती वस्त्रों को, कपड़ा कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है। अगर हम सूती वस्त्रों को ज़्यादा देर तक धूप में डाल देते हैं तो हमारे कपड़े का रंग कैसा होता है, उड़ जाता है, डल डल सा हो जाता है। तो प्रकाश का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, बुरा पड़ रहा है। अम्ल का जो प्रभाव है इस पर, ये तो हम उसमें रासायनिक में पढ़ लेंगे। प्रकाश का प्रभाव इस पर बुरा पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। कपास का प्रभाव, इसकी जो चमक बढ़ाने के लिए चमक बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वो मर्सराइजिंग की होती है। मर्सराइजिंग की आपसे क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है आपका, जब मैं PRQ कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूती वस्त्रों पर की जाती है, कौन सी परिसज्जा सूती वस्त्रों पर की जाती है। आपका आंसर क्या हो जाता है, मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग प्रक्रिया किस लिए की जाती है, तो चमक बढ़ाने के लिए, लेकिन इससे मजबूती भी आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन ये मुख्य रूप से चमक बढ़ाने के लिए क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। अगर हम इसमें अब देखें प्रत्यास्थता का इसमें अभाव पाया जाता है, प्रतिस्कंदता का भी इसमें अभाव होता है। प्रत्यास्थता क्या होती है, यानी कि हम जब उसको खींचें, फ्लेक्सिबिलिटी, तो खिंच जाए, छोड़ने पर वो अपने पुनः आ जाए उसमें, तो क्या होता है, ये इसमें कपास में नहीं होता। हम लोग खींचते हैं तो वो खिंचता नहीं है, तो क्या हो गया, हमारा इसमें अभाव पाया जाता है। प्रतिस्कंदता का मतलब क्या होता है, हम दबाएं तो दब जाए, छोड़े तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाए, इसका भी इसमें अभाव पाया जाता है। इसीलिए सूती वस्त्र जहाँ से भी दब जाते हैं वहीं से भी क्या, उसमें सिलवट पड़ जाती है। यही रीज़न है कि सूती वस्त्र सिकुड़ते ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें प्रतिस्कंदता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अगला जो इसका तनाव सामर्थ्य है, तो तनाव सामर्थ्य का इसमें गुण पाया जाता है। अगर हम तनाव सामर्थ्य की बात करें, तनाव सामर्थ्य का गुण पाया जाता है। ये कपास की हमने भौतिक विशेषताओं को देख लिया कि भौतिक विशेषताओं में संगठन देख लिया, अणुविक्षीय संरचना देख लिया, रंग देख लिया, लंबाई देख ली, मजबूती देख ली, अवशोषकता देख लिया, प्रकाश का प्रभाव देख लिया कैसा पड़ रहा है, और हमने क्या देख लिया कि प्रत्यास्थता कैसी है, प्रतिस्कंदता कैसी है, तनाव सामर्थ्य कैसा है। अगर इनको हम लोग जलाते हैं तो ये जलने पर पीली लौ के साथ जलते हैं, जलाने पर पीली लौ के साथ जलते हैं, पीली लौ के साथ जलते हैं। हम सभी लोग अपने घरों में जो रुई की बत्ती जलाते हैं देखते हैं कि किस रंग के कलर का होता है। जब वो लौ जलती है तो पीले रंग की लौ होती है, तो पीली लौ के साथ जलते हैं, यानी कि कलर जो होता है इसका पीला होता है। अब हम रासायनिक विशेषताओं को भी देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया हो, क्योंकि एकदम से आपके फैक्ट आधारित ये क्लास है, इधर उधर आपको घुमाया नहीं है, सीधे सीधे फैक्ट ही हमने बताए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी ही होने वाला है, तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जो फैक्ट आधारित क्वेश्चन आते हैं वो तो आप लोग अच्छे से कर ही लें। बाकी तो थोड़े 20% तो क्वेश्चन घुमाव वाले ही रहते हैं, बट जो इजी रहते हैं तो उनको आप सभी आराम से कर पाए। अब हम देखेंगे इसकी रासायनिक विशेषताओं को। रासायनिक विशेषताएं में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अम्ल का प्रभाव। अधिकांशतः जो हमारे प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं उन पर अम्ल का प्रभाव बुरा पड़ता है, यानी वानस्पतिक जगत के जो रेशे होते हैं बुरा पड़ता है। क्षार का प्रभाव ये अच्छा माना जाता है, इसीलिए इसको किसी भी साबुन या डिटर्जेंट से धुला जा सकता है। अब प्रकाश का प्रभाव देख लेंगे। प्रकाश का तो हो गया था हमारा। फफूंदी का प्रभाव ये भी बुरा पड़ता है। अगर ज़रा सी भी नमी रह जाती है तो फफूंदी का प्रभाव इस पे बुरा पड़ता है। और पसीने का प्रभाव ये भी क्या होता है, तो ये भी बुरा पड़ता है। पसीना हमारा दो प्रकार का होता है, अम्लीय होता है और क्षारीय होता है। तो जो पसीना अम्लीय होगा उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और क्षार का प्रभाव अच्छा पड़ता है, इसलिए क्षारीय पसीने का हमारे इस पे कॉटन पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। पसीने का प्रभाव देख लिया हमने, फफूंदी का और कीड़े का प्रभाव।